यूक्रेन के साथ रूस की जंग का 32वां दिन है और यूक्रेन अभी भी मोर्चे पर डटा हुआ है और यूक्रेन ने जो दावा किया है वो पुतिन की उलझन बढ़ाने वाला है, क्योंकि यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस के 7 टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया है। इतना ही नहीं, ना तो यूक्रेन झुकने को तैयार है और न रूस उसे परास्त कर पाया है। पुतिन को लगा 7 का शॉक, कमजोर पड़ रहा रूस। मारे गए 7 टॉप कमांडर। रूसी फौज में फैला डर। यूक्रेन से जंग का 32वां दिन। अब क्या करेंगे पुतिन? यूक्रेन में तबाही की तस्वीर दुनिया देख रही है, लेकिन रूस को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस की सेना के हौसले 32वां दिन आते आते तक कमजोर होते दिख रहे हैं। जी हां, पुतिन इस वक्त क्रेमलिन में परेशान हैं, क्योंकि उनके कई कमांडर भी इस युद्ध की भेंट चढ़ गए हैं। यानी एक एक कर करीब रूसी सेना के 7 बहादुर कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके पीछे एक नहीं कई वजहों को माना जा रहा है, लेकिन ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इन सभी की मौत कैसे हुई। यही कारण है कि अब रूस की सेना की साख भी दांव पर लगी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ पुतिन के माथे पर बल भी बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल रूसी फौज इस उम्मीद के साथ यूक्रेन में घुसी थी कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में किला फतेह हो जाएगा और यूक्रेन के होश ठिकाने आ जाएंगे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हथियार डाल देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और अब युद्ध ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर भारी पड़ती दिखाई देने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूसी सेना कमजोर पड़ने लगी है? क्या पुतिन की प्लानिंग में कोई कमी है, या फिर पुतिन जो दावा कर रहे हैं वो खोखला साबित हो सकता है? कहीं न कहीं ऑपरेशनल प्लानिंग और लॉजिस्टिक प्लानिंग में कमजोरी साफ नजर आ रही है। नहीं तो लग रहा था कि 4वें-5वां दिन कीव पे रूस का कब्जा हो जाएगा और यूक्रेन हार जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। आज 32वां दिन है। 13 दिन में हमने बांग्लादेश लिबरेट कर दिया था, 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया, लेकिन आज 32वां दिन है और रूस का किसी भी शहर पे कब्जा नहीं हुआ है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो ऑपरेशन प्लानिंग में है, कंटीजेंसी प्लानिंग में है, वहां चूक हुई है रूस के द्वारा। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के 7 टॉप कमांडर्स मारे गए हैं। हाल ही में रूस की 49वीं संयुक्त शस्त्र सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल याकोव रेजानस्टेव समेत 7 टॉप कमांडर्स के मारे जाने की खबरें भी आई हैं। हालांकि यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है, रूस की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई कि अटैक प्लानिंग में नाकाम होने की वजह से रूस की 6वीं संयुक्त शस्त्र सेना के कमांडर जनरल व्लादिस्लाव यरशोव को बर्खास्त किया गया है, क्योंकि इसी अफसर के जिम्मे युद्ध की पूरी प्लानिंग सौंपी गई थी। यूक्रेनी सेना ने अब तक रूस का डटकर मुकाबला किया है। भले ही रूसी आर्मी हर मोर्चे पर ज्यादा दमदार है, लेकिन जिस हौसले से यूक्रेनी सेना जंग लड़ रही है उसकी पश्चिमी देशों में जमकर तारीफ भी हो रही है। हालांकि रूसी सेना के प्रदर्शन से पश्चिमी देश हैरान भी हैं। युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों और अफसरों की संख्या गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पूर्वी यूरोप की मीडिया का दावा है कि इस जंग में रूस की सेना ने अपने 530 टैंक गंवा दिए हैं। यूक्रेन की सेना के भी 74 टैंक तबाह हुए हैं, लेकिन उसने रूसी सेना के 117 टैंक पर कब्जा भी किया है। दावा है कि यूक्रेन की सेना के पास युद्ध के समय जितने टैंक थे उससे 43 टैंक ज्यादा हो गए हैं। इस जंग में कितने रूसी सैनिक मारे गए हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा रूस की ओर से 2 मार्च को दिया गया था। तब रूस ने माना था कि इस जंग में उसके 500 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि एक दिन पहले ही नेटो ने दावा किया है कि इस जंग में रूस के 7,000 से 15,000 के बीच सैनिक मारे जा चुके हैं। नेटो का दावा यह भी है कि अफगानिस्तान में 10 साल में रूस ने 15,000 सैनिक गंवाए थे।
रशियन ट्रूप्स की जो नफरी है ऑन द ग्राउंड वो कम है। तो यूक्रेन की सेना है 2, तो रूस की सेना होना चाहिए 6। और टैक्टिकल बैटल ग्रुप जो है रूस के, उसमें भी आर्क्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं परिभाषित किया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपरेशनल प्लानिंग और लॉजिस्टिक प्लानिंग में कमी है, जिसकी वजह से जिस रफ्तार से सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कीव के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी टैंकों की स्थिति बेहद खराब है। गोला बारूद बरसाने में रूसी टैंकों की क्षमता काफी कमजोर है। इसके पीछे दावा किया जा रहा है कि रूसी टैंकों के रखरखाव में काफी कमी रही है। इसी स्थिति को भांपते हुए 13वीं टैंक रेजिमेंट के कमांडर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 24 फरवरी को रूस की सेना ने यूक्रेन में एंट्री ली थी और अब 32वां दिन बीत जाने के बाद भी कीव पर कब्जे का दावा पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा अभी भी कई शहरों में यूक्रेनी सेना सीधी चुनौती दे रही है। युद्ध में यूक्रेन आर्मी के हाथों रूस को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के साथ युद्ध में अब तक यूक्रेन को भी भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। उसके कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और कई शहरों में सीधी जंग जारी है, जिनमें लवीव, खार्किव, डोनबास समेत कई दूसरे इलाकों में रूस ने हमले तेज कर दिए। यूक्रेन को अब तक कई देशों से सीधी मदद मिली है, जिसमें मुख्य रूप से सैन्य और आर्थिक मदद शामिल है, जिसमें यूक्रेन को 1400 स्टिंगर मिसाइल दी, 4600 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 ग्रेनेड लॉन्चर, 5000 राइफल, 1000 पिस्टल समेत कई सारे हथियार दिए। जापान ने बुलेट प्रूफ जैकेट भेजी। कनाडा ने रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड दिए। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 1 अरब यूरो की सैन्य मदद दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 51 अरब डॉलर की सैन्य सामग्री दी है। इसके अलावा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का हौसला भी यूक्रेनी जवानों के लिए बूस्टर साबित हो रहा है। भले ही उनकी सेना रूस के मुकाबले काफी कम है, लेकिन जंग में ताकत से ज्यादा हौसला ही कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CBN। तो एक तरफ पुतिन के कमांडर युद्ध के मैदान में मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया भर में घूम घूम कर पुतिन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जबकि बाइडेन यूक्रेन को हथियार देकर रूस से लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। पोलैंड में शरणार्थियों के बीच पहुंचकर उन्होंने खुद को शांति दूत की तरह पेश किया, जबकि पुतिन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें कसाई तक बता डाला। क्रेमलिन को ये बात चुप गई है, यानी कि आने वाले दिनों में बाइडेन और पुतिन के बीच में और घमासान हो सकता है। You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. सुना आपने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब कसाई बताने लगे हैं। जब भी यूक्रेन और रूस युद्ध में बम धमाकों की आवाज कम होने लगती है, जो बाइडेन अपनी जुबान से ही आग में घी डालने का काम कर देते हैं। वो लगातार पुतिन पर कभी अमेरिका में तो कभी नाटो में या फिर किसी खास मौके को देखकर जुबानी जंग छेड़ देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान उनकी पोलैंड यात्रा के दौरान आया है। एक बार फिर सुनिए बाइडेन ने पुतिन को क्या कहा। You know, you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. इससे पहले भी पुतिन को बाइडेन वॉर क्रिमिनल कह चुके हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बीते 32 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। मुझे लगता है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। मिस्टर बाइडेन जिस तरह से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उसके बाद और कोई चारा नहीं है। मिलिट्री ट्रूप्स को भेज नहीं सकते यूक्रेन को, तो एक ही तरीका है कि मानसिक दबाव मिस्टर पुतिन पे बनाते रहो। लेकिन मिस्टर पुतिन इस तरह का चरित्र नहीं है। वो बड़े स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व उनका है, वो इस तरह से घबराने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के सैनिकों की भी जान जा रही है तो रूस के सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। खास बात यह है कि बाइडेन ने पुतिन के खिलाफ यह बयान पोलैंड में दिया।
जहां रूसी हमले से बचने के लिए 38 लाख लोग यूरोप में शरण लेने को मजबूर हैं। बाइडेन ने तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यहां तक कोसा कि भगवान करे उनकी सत्ता चली जाए। We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. बाइडेन के बयान के बाद पुतिन प्रशासन भी चुप नहीं बैठा है। क्रेमलिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ये बाइडेन फैसला नहीं करेंगे कि रूस का राष्ट्रपति कौन होगा। रूस के राष्ट्रपति को रूसी नागरिक चुनते हैं। बाइडेन दुनिया को यह भी बता रहे हैं कि वो मानवता के पुजारी हैं, जबकि पुतिन ने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है। I don't speak Ukrainian, but tell her I want to take her. Let's go home to I've got Ukraine. 4 little girls at home, granddaughters. Please look up. Go and And you know what? They love their grandpa. And I'm crazy about it. अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान से यह सवाल भी उठता है कि आखिर क्या अमेरिका युद्ध रोकने के बजाय बम बारूद के धुएं को और बढ़ाना चाहता है? In this battle, we need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. यूक्रेन भी मानता है कि अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द है, इसलिए वो अमेरिका के हथियारों की मदद पाकर खुद को ताकतवर मान रहा है। We provided Ukraine with more support than the United States, and this is crucial. It's Ukrainian stamina and Western weapons, mostly American weapons, is the recipe for success on the battleground. रूस के रुख को देखते हुए फौरन अमेरिका की ओर से सफाई भी दी गई कि पोलैंड में जो बाइडेन के बयान का मतलब ये नहीं था कि अमेरिका रूस में जबरन सत्ता परिवर्तन करा देगा, बल्कि बाइडेन के कहने का मतलब था कि ऐसे इंसान को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसे जैसे युद्ध के दिन बीत रहे हैं, पुतिन को प्रतिबंधों की बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। उनकी एक आलीशान यॉट भी अब ब्रिटेन के कब्जे में, जबकि उनके देश के कई रसूखदार पहले से ही पुतिन से नाता तोड़ चुके हैं, क्योंकि प्रतिबंधों के चलते उन्हें दूसरे देशों के साथ ताल्लुक रखने में दिक्कत आ रही है। यहां तक कि पहले ही पुतिन के कई करीबी उनका साथ छोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको दिखेगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस तरह आलीशान अंदाज में जिंदगी जीते हैं। दरअसल ये तस्वीरें पुतिन के याट शहराजाद की हैं, जिसमें टॉयलेट पेपर होल्डर तक सोने का बना है। इस याट में चाहे पुतिन का ऑफिस पूल टेबल हो या स्विमिंग पूल हो या फिर डांस फ्लोर और खूबसूरत झूमर, इनकी खूबसूरती से साफ है कि पुतिन अपने इस यॉट से कितना प्रेम करते होंगे। लेकिन कई दिनों से यह यॉट पुतिन के पास नहीं है। दरअसल शहराजाद यॉट इटली के मरीना दी कार्रेरा पोर्ट पर खड़ी है। 500 मिलियन पाउंड के सुपर यॉट का कनेक्शन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बताया जा रहा है। यह लग्जरी यॉट 460 फीट लंबी है। इस यॉट में हॉस्पिटल भी है, थिएटर और जिम भी। दरअसल ये पिछले साल गर्मियों के महीने से ही यहां पर है, लेकिन जैसे ही इस यॉट की हकीकत यानी मालिक का खुलासा हुआ, रूसी चालक दल लापता हो गया और अब ये ब्रिटेन के कब्जे में बताए जा रहे हैं। रूस का क्रू इसे पिछले हफ्ते ही छोड़कर गायब है। रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। खबरों के मुताबिक जैसे ही इस आलिशान यॉट की जानकारी मिली, अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि कैप्टन बेनेट पियर्स ने साफ नहीं बताया है कि आलिशान यॉट किसकी है। यूक्रेन के हमदर्द अमेरिका और नाटो देश लगातार रूस को किसी भी कीमत पर घुटनों के बल लाना चाहते हैं।
इसलिए अब पुतिन की आलिशान यॉट भी रूस के दुश्मन देशों की निगाह में आ चुकी है। ब्रिटेन के कब्जे में इस यॉट को बताया जा रहा है, यानी कि साफ है कि पुतिन को युद्ध का आरोपी मानते हुए ब्रिटेन भी रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की झड़ी लगाता जा रहा है। ब्रिटेन ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 26 साल की सौतेली बेटी पोलिना कोवालेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पोलिना केंसिंगटन में अपने 40 करोड़ के आलिशान घर में रहती है। इस घर में पोलिना अपने पार्टनर के साथ रहती है। वो यहां ब्रिस्टल में एक प्राइवेट स्कूल से पास आउट हैं। लगता है कि पुतिन पर शिकंजा कसने के लिए ब्रिटेन रूस के रईसों, व्यापारियों को भी दबाव में लेना चाहते हैं ताकि पुतिन को सबक सिखाया जा सके। यही नहीं, ब्रिटेन के वैगनर समूह को भी अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है। वैगनर आर्मी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट सेना बताया जाता रहा है। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी जो पहली बार 2014 में चर्चा में आया था, जब ये पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान रूसी समर्थक अलगाववादियों का समर्थन कर रहा था। तब से ये सीरिया, मोजाम्बिक, सूडान और मध्य एशियाई गणराज्य समेत अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर आर्मी को ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या का काम सौंपा गया है। जाहिर है पुतिन के लिए यह टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि एक एक कर उनके कमांडर भी मारे जा रहे हैं और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज को दुश्मन देश या तो बैन कर रहे हैं या फिर उन पर कसाई और वॉर क्रिमिनल जैसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। कहीं न कहीं ऑपरेशनल प्लानिंग और लॉजिस्टिक प्लानिंग में कमजोरी साफ नजर आ रही है। नहीं तो लग रहा था कि चौथवें 5वां दिन कीव पे रूस का कब्जा हो जाएगा और यूक्रेन हार जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। आज 32वां दिन है। 13 दिन में हमने बांग्लादेश लिबरेट कर दिया था। 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया, लेकिन आज 32वां दिन है और रूस का किसी भी शहर पे कब्जा नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो ऑपरेशन प्लानिंग में है, कंटीजेंसी प्लानिंग में है, वहां चूक हुई है रूस के द्वारा। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी अरबपति रोमन अब्रामोविच ने एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने ब्रिटेन के अपने चेल्सी फुटबॉल क्लब को बेचने का ऐलान किया। अब्रामोविच को रशिया का सबसे बड़ा और मशहूर ओलिगार्क कहा जाता है। ओलिगार्क एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसे उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सरकार और सत्ता में अपनी अच्छी पहुंच रखते हैं, लेकिन पुतिन पर प्रतिबंधों के चलते उन्होंने पुतिन से दूरी बना ली है, क्योंकि ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समेत कई देशों ने रशिया के साथ साथ पुतिन और उनके अरबपति दोस्तों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। खुद को फंसता देख अब्रामोविच ने पाला बदल लिया और अब वो पश्चिमी देशों की भाषा बोलने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई बिजनेसमैन पश्चिमी देशों में मौजूद अपनी लग्जरी यॉट को वहां से निकाल कर दूर ले जा रहे हैं। रशियन बिलियनियर्स की ऐसी कम से कम 5 सुपर यॉट्स हिंद महासागर में मालदीव्स के पास देखी गई हैं। रूस के राष्ट्रपति को भी अब समझ आ रहा है कि आखिर उनके लिए इतने दिनों तक युद्ध लड़ना कहीं भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं जिंदगी की वो दास्तान जो बारूदी धमाकों के बीच में यूक्रेन से आई है। 52 ओलेना कुरिनो नाम की एक टीचर 52 वर्षीय मिसाइल अटैक में घायल हो गई थी। उनका लंबा इलाज चला और वो जिंदगी की जंग जीत गए और उन्होंने मुश्किलों को मात भी दे दी। ठीक होने के बाद उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। मातृभूमि के लिए वो मर भी जाएं तो गम नहीं। ओलेना कुरिलो 52 साल की स्कूल टीचर हैं। रूस ने मिसाइल दागी और ओलेना कुरिलो भी इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गईं। ओलेनो का खून से सना ये चेहरा रूस के हमले का जीता जागता सबूत है। लेकिन ओलेना ने हार नहीं मानी और जिंदगी की जंग लड़ना शुरू कर दिया। इस स्कूल टीचर ने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में वो रहती थी वही घर उनकी आंखों के सामने तबाह हो जाएगा। ओलेना कुरिलो के चेहरे की खूबसूरती खून के धब्बों ने ढक दी थी। पूरी दुनिया अब रूस के हमले को घृणा की नजर से देख रही है।
दरअसल ओलेना कुरिलो ने कहा था कि जब तक मिसाइल उसके घर नहीं आती तब तक उन्हें युद्ध शुरू होने का भरोसा नहीं होगा। मिसाइल भी उनके घर तक पहुंची। मिसाइल ने उन्हें जख्म भी दिए और तबाह किया उनका आशियाना। खार्किव में हुए मिसाइल अटैक के दौरान ओलेना कुरिलो की आंखों पर गहरे जख्म आ गए। जैसे तैसे वो पोलैंड पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उनके चेहरे और आंखों के जख्म ठीक भी हो गए। ओलेना का जिंदगी जीने का जुनून उनके जख्मों पर भारी पड़ा। जिंदगी के हौसले ने तमाम मुश्किलों को मात भी दी और अब वो दोबारा फिर से देखने के काबिल हो चुकी हैं। लेकिन युद्ध की वजह से उनके दिल में जो जख्म हुए हैं, शायद ही वो कभी दूर हो पाएंगे। Я никогда не думала, что это действительно случится в этой жизни. Мы писали стихи про войну. Я сама режиссер, хореограф, педагог в свое время. Мы учили историю, но никогда не думали, что это будет на нашей земле. Дом полностью разрушен. Нет окон, дверей, входная дверь вылетела. यूक्रेन के शहरों से बर्बादी और तबाही की तस्वीरें आने का सिलसिला जारी है। इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि अब इन घरों में कोई नहीं है। कभी ये आशियाने गुलजार थे, यहाँ भी लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ मातमी सन्नाटा है। युद्ध की विभीषिका का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। खून से लथपथ ओलेना कुरिलो जैसे हजारों चेहरे हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। वो बारूदी धमाकों और तबाही के मंजरों को अपने दिलों में कैद करके पलायन को मजबूर हो गए। ऐसे लाखों लोग आज शरणार्थियों के तौर पर दूसरे देशों में अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोशल मीडिया पर एक मौलाना का भड़काऊ बयान आया है। फिल्म कश्मीर फाइल्स के विरोध में मौलाना ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमने इस मुल्क पर 800 साल तक राज किया है। मौलाना ने धमकी भी दी कि फिल्म कश्मीर फाइल्स बैन हो वरना कसम खुदा की मिट जाओगे। लेकिन अब विवाद बढ़ता देख मौलाना ने माफी मांग ली है। आइए देखते हैं मौलाना ने यू टर्न कैसे लिया। लोग इस बात की मजम्मत करते हो कि ये फिल्म बंद होनी चाहिए, आप दोनों खड़े करके ऐलान करो, ये फिल्म पर पाबंदी लगनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की। तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे। मौजूदा हुकूमत से हमने जो एक कश्मीर फाइल्स नाम से एक मूवी बनाई गई, जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर जुल्म दिखाया गया। उस सिलसिले में हमने एक मौजूदा हुकूमत से एक मुतालबा किया था कि ये इस तरह की फिल्में समाज में इंतशार का सबब होती हैं और ये इसमें एक रुख दिखाया गया है। तो उसमें हमने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो ऐसी फिल्म पर पाबंदी लगाएं। हमारा ना किसी मजहब से ना किसी तबके को टारगेट करना है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कश्मीरी पंडित हमारी जम्मू कश्मीर की शान है, आन है, बान है और उनके बगैर जम्मू कश्मीर जो है वो अधूरा है। और मेरे बयान को शायद किसी के समझने में या उसके क्योंकि पूरी तकरीर उसमें दिखाई नहीं गई, तो वो किसी ने किसी एक मजहब पर या किसी जात से कोई उसका ताल्लुक नहीं, वो मेरा हुकूमत से इस बात का मुतालबा था। और उसके बावजूद अगर कोई जुमला मेरा किसी की समझ में ना आया हो, तो मैं एक वसीउल कल्ब आदमी हूं, तो किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माजरत हूं। तो पहले धमकी दी, उसके बाद माफी मांगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.